मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तर्कपूर्ण विवरण दीजिए। मतलब वेगनर का जो महाद्वीपीय जो प्रभाव का जो सिद्धांत है, प्रवाह का जो सिद्धांत है, और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसको आपको तर्कपूर्ण बताना है, विस्तारपूर्ण बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं भैया आपके सामने। तो अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके अन्य वीडियो को देख सकते हो, इस पेपर से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। साथ के साथ वहीं पर आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाना और सर्च करना है ज्योग्राफी। वहां पे पीडीएफ पड़ी होगी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ, उसको पढ़ लेना और आपके सामने पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी अच्छे से जाकर। साथ के साथ फ्लिपकार्ट मंत्रा पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके खरीद लेना। मैंने तो कोई किताब आपके सामने टैग कर रखी है फिजिकल ज्योग्राफी की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास को। वेगनर का सिद्धांत क्या है? जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत की। मतलब वेगनर ने क्या बताया? जर्मन जो मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीप के जो विस्थापन, कैसे महाद्वीप पूरे के पूरे, आपकी पूरी दुनिया में जो महाद्वीप होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल होते हैं, ये प्लेटों पर टिके रहते हैं, कैसे ये आपके सामने विखंडन हो जाते हैं। अगर आपके सामने इनको अगर जोड़ के देखें, अगर आप ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका है ना, भारत और अफ्रीका से टूट के है, तो जो अफ्रीका के और भारत के गिर के जंगल है ना, पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह शेर पाए जाते हैं। कहां पर? गिर के जंगलों में, गुजरात के अंदर। समझ में आ गया? और जंगल पूरी जो शेर होते हैं पूरी दुनिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पाए जाते हैं। मान गए आप सब चीजें? अफ्रीका की जो चट्टाने हैं और भारत की जो चट्टानों को अगर आप मैच करते हो उस वाले क्षेत्र की, तो सेम उनका टाइम पीरियड और सेम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर रहते थे। उनका क्या मानना था कि दुनिया में बहुत पहले आपके सामने क्या था, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक साथ एक जगह ही रहा करते थे, लेकिन वे समय के साथ खिसक कर विस्थापित होकर अलग अलग हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो विस्थापित होके अलग होकर क्या हो गए, आपके सामने अलग अलग चले गए। पहले सारे के सारे एक जगह थे, एशिया, अफ्रीका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे एक जगह थे। फिर धीरे धीरे टूटकर आपके सामने अलग अलग हो गए। समझ में आ गया आपके सामने? अब उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के उन्होंने कैसे बताया, कैसे प्रूव किया, कि मैं बात कह तो रहा हूं लेकिन किस आधार पे कह रहा हूं, उन्होंने ये बात किस आधार पे कही, उसको समझेंगे अपन। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, पहला पेंजिया व पेंथसाला। वेगनर के अनुसार पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी एक विशाल अखंड भूखंड था। मतलब वेगनर ने बताया कि पृथ्वी की जब शुरुआत होती है तब पृथ्वी कैसी थी, एक बहुत बड़े भूखंड के रूप में काम करती थी, जिसको उन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से जाना, जिसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। आपके सामने पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को एक जगह रहना। किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? उसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया, जो एक विशाल भूखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर था। जो क्या था आपके सामने? जो एक बड़ा सा भूखंड हुआ करता था, उसके चारों ओर का एक बड़ा सा महासागर हुआ करता था, उसे पेंथसाला के नाम से कहा गया। पेंजिया मतलब सारे महाद्वीप एक जगह रहते थे। मतलब ये समझो, ये पृथ्वी है, सारे महाद्वीप, ये आपके सामने शायद मेरी हथेली दिखाई दे रही होगी, ये आपके सामने पृथ्वी है ना, ये गोला मान लो, ये पृथ्वी है। इसको इन्होंने क्या कहा? पेंजिया के नाम से कहा। समझ में आ गया? और इसको पेंथसाला के नाम से कहा। किस नाम से साला कहा? पेंथसाला। पेंजिया मतलब बीच में है तो पृथ्वी, पेंथसाला मतलब आपके सामने जो जलमंडल है उसको इन्होंने पेंथसाला संपूर्ण जल के नाम से कहा इन्होंने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विघटन। लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक युग के अंदर पेंजिया के अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई थी। मतलब
लगभग आपके सामने 200 साल पहले की बात है, जो आपके सामने ये जो मेसोजोइक युग आया, उसमें जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हुई, दरार पड़नी शुरू हो गई और ये दो टुकड़ों के अंदर बट गया। समझ में आ गया? कब? 20 करोड़ वर्ष पहले की बात आपके सामने। इसको मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। तब पेंजिया में दरार पड़ी और ये दो टुकड़ों में बट गया। इसका उत्तरी भाग कहलाया क्या? लोरेशिया। उत्तरी भाग लोरेशिया के नाम से कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे देश है, मतलब उत्तरी एशिया जैसे देश है। समझ में आ गया? अपन दक्षिणी एशिया में जाने जाते हैं। जैसे ये कोई भाग था, ये कोई भाग था, मैंने बताया ना, ये अपना पेंजिया है, ये वाला पेंजिया है, इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया। टूट कर क्या कहलाया आपके सामने? लोरेशिया कहलाया। लोरेशिया में क्या आ गया आपके सामने? देखो भूगोल है, मैप देखा होगा, उत्तरी अमेरिका इधर की साइड पड़ता है, सबसे ऊपर की तरफ, है ना। इसमें ऐसे समझा, ऐसे समझ, उल्टा होता है ना इसमें। तो यहाँ पर था आपके सामने उत्तरी अमेरिका, समझ में आ गया। और यहाँ पर आपके सामने क्या था? यूरोप था, है ना। और यहाँ पर का जो एशिया, जो रशिया हो गए, चीन जैसे देश थे, तो ये आपके सामने इनको लोरेशिया के नाम से जाना गया। फिर दक्षिणी भाग में आपके सामने गोंडवान आते हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, जो अर्जेंटीना, जो आपके सामने ये ब्राजील वाले देश हैं, ये अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश है, वो टूटकर अलग चले गए। मतलब दक्षिण भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र टूट कर गया, उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और आपने नाम काफी बार सुना होगा भूगोल के अंदर कि हम गोंडवाना लैंड के क्या है? हिस्सा, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश हैं, वो शामिल होते हैं। विस्थापन की बात करें, इसके बाद ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे, धीरे धीरे वर्तमान स्थल पर पहुंच गए। मतलब धीरे धीरे क्या, इन सभी चीजों का विघटन होना शुरू हो गया, विस्थापन होना शुरू हो गया, और ये टुकड़े अलग अलग टूटकर जाने लगे। और धीरे धीरे जो वर्तमान स्थल है, वर्तमान जगह है, इन सब जगह पर आपके सामने ये पहुंच गए। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब धीरे धीरे क्या होना शुरू, आपके सामने ये टुकड़े ये धीरे धीरे तैरना शुरू किए, और आज जो वर्तमान जगह पर जिन इन सब चीजों को देखते हो, वो सभी चीजें वर्तमान जगह पर पहुंच गई। वेगनर ने सुझाव दिया, ये विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, पोलर फिलिंग बल, ध्रुवीय प्लावन बल के कारण। अब आप समझोगे कि भाई वेगनार ने ये क्यों कहा कि आपके सामने ये जो चीजें टूट कर क्यों गई। भाई साइंटिस्टों ने पूछा, भाई ये टूट तो गई, लेकिन कैसे टूटी, आप बताओ कौन सा कारण था। तो उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है टूट गई हूं, पानी का ज्वारीय बल होता है उसके कारण टूट गई हूं, या पोलर फिलिंग बल, मतलब ध्रुव होता ना, वो अपनी तरफ चीजों को खींचता है, दोनों ध्रुव अपनी तरफ, तो उसके ध्रुवीय पलायन बल के कारण भी हो सकता है सब चीजें टूट गई होंगी। समझ में आ गया आपके सामने? वर्तमान स्वरूप की बात करें, विस्थापन की प्रक्रिया आज भी धीमी गति से जारी है। मतलब ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी जारी है, धीरे धीरे आपके सामने ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। समझ में आ गया? तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी धीमी है, परंतु लगातार आज भी जारी है। इसमें आपके सामने पॉइंटों की बात करें तो वेगनार ने क्या तर्कपूर्ण प्रमाण दिए। वेगनार ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए। पहला था, आपने इनका जो पहला तर्क आपके सामने कौन सा, जिग्सा फिट का जो तर्क है, इन्होंने क्या बताया, यदि अंटार्कटिका महासागर के दोनों किनारों पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पूर्वी तट को मिलाया जाए तो बिल्कुल जिग्सा फिट, मतलब ये इनका क्षेत्र कुछ ऐसे वाला है, ऐसे सा है, और उनका कुछ ऐसे सा क्षेत्र है। मतलब जिग्सा फिट कैसे होगा, ऐसे वाला क्षेत्र, अमेरिका का ऐसे वाला है और दक्षिण का अफ्रीका का ऐसा, तो ऐसे वो आपस में फिट हो जाते हैं, ऐसे वाला चीज बन जाती है। ये देखो मिल गया ना, इस प्रकार का ऐसे वाला कुछ क्षेत्र, वो ऐसे वाला कुछ क्षेत्र, समझ में आ गया। तो आपस में जब उनको मिलाया जाता, आप भी अगर मैप लेना, और मैप को मैं लेकर नहीं आया, ये थोड़ी गलती होगी मेरे से, वरना मैं आपको मिलाकर दिखाता कि किस तरीके से वो दोनों की दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। और ये दिखाता है जो जिग्सा फिट, जो आपके सामने जो पहली पजल के टुकड़े जैसे आपस में फिट हो जाते हैं, इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं। तो इन चीजों से पता चलता है कि कैसे न कैसे आपके सामने कभी ना कभी ये चीजें एक साथ रही होंगी आपके सामने। समझ में आ गया? तो भाई कोई भी दो बहुत स्थल आकृतियां हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, एकदम सटीक मिल रहे हैं, तो आपको लगा भाई कभी ना कभी ऐसे टूट कर गई होंगी। भाई जैसे पहेली के टुकड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप उसमें मिला देते हो तो वो उससे टूटे हुए होते हैं, जब भी तो उसमें सटीक के सटीक मिल जाते हैं। तो वही वाली चीज है इसमें भी। चट्टानों की समानता की बात करें, अंटार्कटिका के दोनों ओर की पुरानी चट्टानों की संरचना, आयु और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका जो जगह होती है उसमें तो दोनों और पुरानी चट्टानें होती है, उसमें 200 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टानें होती हैं,
उसकी संरचना, आयु का, कब उनका निर्माण हुआ और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका ना, जो उत्तरी अंटार्कटिका और निचले वाले दोनों को अगर मिलाया जाता ना, तो दोनों की चट्टानें ना वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी है और दोनों की संरचना एक जैसी है, आयु काल और निर्माण काल भी एक जैसा है। तो इस चीज से क्या पता चलता है, कभी ना कभी आपके सामने वो एक जगह रही होगी, टूट के अलग अलग नहीं तभी दिखता है। यही चीज आपके सामने अफ्रीका और इंडिया में दिखती है। यही चीज अफ्रीका का जो आपके सामने इधर वाला जो पश्चिमी तट है और उनका पूर्वी तट अमेरिका वालों का, उसके दोनों को मिलाया जाता है तो उनकी चट्टानों में भी यही है। उनकी चट्टानें और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की चट्टान और भारत की जो गुजरात वाली चट्टानें, उनको मिलाओगे तो आपके सामने उनका समय काल समान दिखाई पड़ता है। कोई चीज टूटकर दूसरी जगह जाएगी तभी तो समान दिखेगी। तो इससे चीज ये फिक्स होता है कि चट्टानों की जो समानता है वो इस चीज को प्रूव करती है कि कभी ना कभी ये चीजें एक जगह रही होंगी, बाद में टूटकर अलग हो गई होंगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जीवाश्मों का वितरण। विभिन्न महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के प्राचीन पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र से अलग हैं। उदाहरण के लिए लेमुर नामक जानवर के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर तीनों जगह मिलते हैं। मतलब अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, मतलब एक जो महाद्वीप होता है ना, एक महाद्वीप है, उस पे आपके सामने एक ही प्रकार के जो प्राचीन पौधे व जानवरों के जीवाश्म मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जहाँ पे मतलब ये पता चलता है जो लेमुर नामक जो जानवर है वो आपके सामने, उसके जो जीवाश्म, मतलब ये जानवर खत्म हो चुका है आपके सामने, इस दुनिया से उसका विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जब जीवाश्म मिले, भारत में मिले, तो भी उसके जो कंकाल है वो सेम मिले। अफ्रीका और मेडागास्कर तीनों जगह मिले हैं। अब इसका अर्थ यही हो सकता है कि वो तीनों जगह वो जानवर रहे हो, है ना, तीनों महाद्वीप में वो जानवर रहे हो, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लेमुरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे यह भी संभव हो जाता है कि तीनों की तीनों जगह कभी ना कभी एक जगह थी, तभी ये आपके सामने जानवर एक जगह, मतलब उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अगला पॉइंट आपके सामने, प्लेक्सर निष्पेक्षण। गाना के तटों पर सोने के बड़े निष्पेक्षण मिलते हैं, लेकिन सोने के खाने केवल ब्राजील में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती है। सोना होता है ना, उसका जो निर्माण होता है तो उसमें जो खनिज होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपके सामने गाना एक क्षेत्र है आपके सामने, किसका, अफ्रीका का देश है, गाना देश है अफ्रीका का। और जो ब्राजील देश है वो किसका, दक्षिण अमेरिका का देश है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग महाद्वीपों पे, लेकिन जो सोने बनाने के लिए जो जिस खनिज होता है वो मिलता गाना में है। गाना आपके साथ जो अफ्रीका का क्षेत्र है, उसके जो पश्चिमी तट पे पाया जाता है, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो पूर्वी तट पे ब्राजील पाया जाता है, सोने की खाने वहां पाई जाती है। तो ऐसे कैसे हुआ आपके सामने? ऐसा इसीलिए हुआ ताकि गाना और ब्राजील कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और जिससे क्या हुआ, जो निष्पेक्षण तो आपके सामने कहां पर चला गया, गाना में चला गया, और सोने की खाने ब्राजील के अंदर चली गई। इसीलिए आपके सामने ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। वर्तमान में ठंडे जो अंटार्कटिका की जगह है उसमें कोयले के प्रमाण मिले हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय भारत में हिमनदों, ग्लेशियर के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल ली है, जिससे जलवायु क्षेत्र भी बदल गए हैं। मतलब वर्तमान समय में जो ठंडे अंटार्कटिका जो पाया जाता है उसमें कोयले के प्रमाण मिलते हैं, जबकि भारत के हिमनदों में ग्लेशियर के जो प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज से आपको ये पता चलता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल दी, जिससे जलवायु क्षेत्र भी उनके बदल गए थे। समझ में आ गया? क्योंकि कभी भारत में आपके सामने भारत का जो उत्तरी क्षेत्र हुआ करता था वहां पे ठंड पड़ा करती थी, लेकिन जो वक्त के साथ क्या हुआ, जो भारत का कोयला था वो वहां पर चल गया, जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि वेगनर ने अपने सिद्धांत में पर्याप्त बल जैसे ज्वारीय बल की व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन अब जब उनसे पूछा गया, वेगनर से आलोचना क्या होती है इनकी, वेगनर साहब की, कि इनकी आलोचना ये होती है कि जब उनसे पूछा गया कि भैया आपके सामने ये जो सिद्धांत तो दे दिया आपने अलग अलग बलों के नाम भी बता दिए, लेकिन ये भी बता दो कि ये बल काम कैसे करते हैं, ये ज्वारीय बल कैसे काम करता है, तो इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इस विस्थापन के पीछे असली कारण किसको बताया, संवहनीय धाराओं की वैज्ञानिक व्याख्या दी। फिर भी वेगनर का सिद्धांत जो आधुनिक जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक आधारशिला बना। लेकिन आज भी आपके सामने वेगनर का जो प्लेट का जो सिद्धांत है
प्लेटो के निर्माण का जो सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो, सॉरी प्लेटो का नाम ले दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग इसको पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से मानते हैं। तो ये था आपके सामने जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। आपके सामने कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने भूकंप के प्रकारों के बारे में बताइए, उनके वितरण तथा प्रभावों की व्याख्या कीजिए। मतलब भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, उनके भूकंप आने के पीछे कारण क्या होते हैं, उनका वितरण और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताना है। मैं ये वीडियो आपके सामने आगे पढ़ाऊं आपके सामने। इससे पहले तो अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, तभी आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे वीडियो को तुरंत लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपके सामने क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा भाई। किसका? टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे, जैसे टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाला सेक्शन है, फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च कर लेना ज्योग्राफी छोटे शब्दों में, और वहां पर पढ़ लेना आप अच्छे से। आपके सामने जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, उस पीडीएफ को जाकर आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना और फिर ये पीडीएफ आपके सामने देखने को मिल जाएगी और उसको पढ़ लेना। भौतिक भूगोल से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हो, अन्य जो प्रश्नों से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे सारी की सारी आपके सामने जो वीडियो जब वो आ जाएंगे उनको देख लेना। फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आपके सामने भूकंप के क्या क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और वितरण के प्रभावों के बारे में व्याख्या कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूकंप आपके सामने पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपन कहलाता है। भूकंप क्या कहलाता है आपके सामने? अगर जो पृथ्वी होती है उसकी सतह अगर अचानक हिल जाती है या कंपन हो जाती है। भाई कोई भी चीज क्या होती है, आपके सामने टेबल पे रखी हुई चीज अचानक से हिलने लग गई है ना, और किसी ने नहीं अचानक गिर गई, तो आपके पता अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। आसपास की चीजों में कंपन होने लग जाता है ना, तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने, इसी को क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जो पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होता है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है आपके सामने? पृथ्वी के भीतर जो ऊर्जा होती है वो अचानक से उसका विस्फोट होता है, उसका अचानक से उसके भीतर से ऊर्जा बाहर निकल जाती है, उसी के कारण आपका क्या होता है? ये भूकंप है, ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने? पृथ्वी के ऊर्जा होती है पृथ्वी के अंदर, वो अचानक से बाहर निकलती है और उसी के कारण क्या होता है? भूकंप वो रहता है। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, प्लेटें वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर टिकी होती है। स्टेनोस्फेयर एक लिक्विड होता है जो गर्म जो लावा होता है उससे बना हुआ होता है, गर्म लावे से बना हुआ रहता है। और जब लावा होता है उसमें गैस बन जाती है, मतलब उसके अंदर, या फिर गर्मी होती है, जो ऊर्जा है वो होती है। अब उसको कहीं ना कहीं से आपको तो बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होता है? वो प्लेटों को ऊपर नीचे करता रहता है और इसी से क्या हो जाता है? भूकंप का उत्पन्न हो जाता है। तो भूकंप अब किस किस कारणों से प्लेट उत्पन्न हो सकते हैं, उसका एक कारण तो मैंने बता दिया, बाकी अन्य कारण भी अपन समझेंगे। भूकंप के कारण आपके सामने, भूकंप आने के मुख्य कारण आपके सामने कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण होता है जो विवर्तनिक गतिविधियां। कौन सी गतिविधियां होती है आपके सामने? विवर्तनिक जो गतिविधियां होती हैं उसके कारण आपके सामने मुख्यतः जो भूकंप है वो आता है। क्या होता है? विशेषकर पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर जाने से या फिर उनका आपस में फिसलने से क्या हो जाता है? आपके सामने भूकंप है वो आता है। भूकंप आने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? आपके सामने जो प्लेटें होती है ना, वो आपस में क्या तो टकराती रहती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। इसी के कारण क्या होता है आपके सामने? जो भूकंप है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये प्लेटों में जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, इसी के कारण जो आपके सामने क्या होता है? भूकंप है वो आता रहता है। पहला सिद्धांत है उसमें प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत। यह सबसे प्रमुख कारण होता है। प्लेटें सीमाओं पर जब तनाव बढ़ता है और चट्टानें दूर जाती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है? प्लेटें सीमाओं पर जब तनाव बढ़ता है और चट्टानें टूटती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जो प्लेटों की जो प्लेट है ना, उसका जो किनारे वाला क्षेत्र होता है उसमें जो तनाव बढ़ता है
है ना। कैसे हो भाई, एक दूसरे के ऊपर एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, तो इससे क्या उनमें तनाव बढ़ेगा। समझ में आ गया। साथ के साथ क्या दूर जाएंगे तब भी उनके बीच में तनाव रहता है, फिर एक दूसरे के करीब आते हैं तब आपके सामने उनके बीच में क्या होता है, वो टच होती हैं, इस प्रकार की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो चट्टानें टूटती हैं और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अगले वाला सिद्धांत होता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी फटने से या उसके दौरान जो गैस और मैग्मा का जो दबाव होता है उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भी कंपन महसूस होता है। मतलब जो ज्वालामुखी फटता आपके सामने, जो जो आपके सामने ज्वालामुखी जो फटता है, जो जो उससे पहले जो क्या होता है, गैस और मैग्मा का दबाव बनता है। भाई कोई भी चीज फटेगी तो नीचे दबाव बनाता है, ऐसे समझ लो। प्रेशर कुकर के सिद्धांत से समझ लो। प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपके सामने जलवाष्प का प्रेशर बनता है, तभी क्या होती है, सीटी ऊपर उठती है और उससे गैस निकलती है। तो इसी प्रकार से कुछ होता है आपके सामने। समझ में आ गया। ज्वालामुखी को जो कुकर होता है उसकी सीटी से समझ लो, नीचे की तरफ आपके सामने इसी तरीके से जो पानी है, जो लावा वो पिघलता रहता है। अब उसके अंदर क्या होगा, दबाव बनने लग गया तो वो क्या होगा, अब फटेगा तो क्या होगा, सीटी को ऊपर होते हैं ना, तो इसी तरीके से क्या होता है आपके सामने, वो आसपास का क्षेत्र ऊपर होता है और इससे क्या होता है, भूकंप का कंपन महसूस होता है। समझ में आ गया। कुकर की सीटी का सिद्धांत से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, मानव जनित कारण। मानव के द्वारा कौन कौन से आपके सामने कारण होते हैं जिसके कारण आपके सामने क्या देखने को मिलता है, ये इस प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं। बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना। अब बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, पानी एक जगह रहता है। अब भाई पानी का दबाव पड़ता है, एक जगह बहुत सारा पानी रखोगे तो उससे क्या होगा, उस चीज पर दबाव बनेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं उस पर उस खास क्षेत्र पे ज्यादा दबाव होता है, दूसरे पे कम दबाव पड़ता है, तो इसलिए प्लेटें नीचे धस जाती हैं या फिर ऊपर उठती हैं। इस कारण क्या होता है, वहां पर भूकंप देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी खानें होती हैं उसका डैना या भूमिगत जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, इसी के कारण आपके सामने क्या होता है, स्थानीय भूकंप आ जाते हैं। ये सारे भूकंप कैसे हैं, जो कारण बताएं, ये स्थानीय भूकंप के कारण है। जो बांधों का निर्माण करना, खानों का डहना या परमाणु परीक्षण के कारण क्या होते हैं, स्थानीय भूकंप आते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपको विस्तार से इसके बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भूकंप के प्रकार। भूकंपों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब भूकंप होते हैं उसमें उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जो विवर्तनिक जो भूकंप होते हैं ये किस वजह से आते हैं, प्लेटों की सीमाओं को खिसकने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती है, वो एक दूसरे से दूर खिसकती रहती हैं। तो इस कारण कौन से भूकंप देखने को मिलते हैं आपके सामने, विवर्तनिक जो भूकंप है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। इन सभी प्लेटों के खिसकने के कारण आपके सामने ये भूकंप वो देखने को मिलते हैं। अगले वाला आपके सामने ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। कौन सा आपके सामने, ज्वालामुखी भूकंप है वो ज्वालामुखी क्षेत्र होता है ना, वहां तक ही सीमित रहता है, वहां तक ही मुख्यतः पाया जाता है ज्वालामुखी भूकंप होता है। समझ में आ गया आपके सामने। ऐसे नहीं भाई ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटी है और भारत और अमेरिका में भूकंप आ रहा है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके सामने। निपात भूकंप, खनन क्षेत्रों में की जो गुफा होती है, खानों की छतों के ढहने से उत्पन्न होता है आपके सामने निपात भूकंप। ये अलग अलग प्रकार है भूकंप के। इसमें निपात भूकंप होता है वो कौन सा होता है, कोई खनन कर रहे थे कहीं पर, खान थी, अब खान का ऊपरी क्षेत्र ढह गया और उसके ऊपर घर वगैरह बने रहते हैं। भाई खानों तो अंदरूनी तरीके से होती है ना, खानों का जो खनन होता है वो, तब वो आपके सामने नीचे डहेगी, थोड़ी बहुत भी धसेगी तो क्या होगा, आसपास के जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, भूकंप देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विस्फोट भूकंप। परमाणु या रासायनिक विस्फोटों से उत्पन्न होने वाला भूकंप। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु घटनाएं होती हैं, जो लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ताकि अगर बाहर विस्फोट करेंगे तो विकिरण कहीं भी फैल सकते हैं, तो पृथ्वी के अंदर खड्डा खोद के वहीं पर विस्फोट किया जाता है। तो आपके सामने क्या, नीचे की प्लेटें हिल जाती हैं इस चीज से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जलाशय प्रेरित जो भूकंप होता है। बड़े बांधों में भारी मात्रा में पानी जमा होने के कारण आपके सामने क्या होता है, ये भूकंप देखने को मिलता है। भूपटल पे पड़ने वाला जो दबाव होता है इसके कारण क्या होता है, भाई मैंने बताया ये जमीन है, ये जमीन है, इस पे पानी है, तो इस प्लेट पे ज्यादा दबाव रहेगा, इस पे कम रहेगा, तो इसलिए ऐसे हो सकती है, भूकंप आ सकता है। ये तो सामान्य सिद्धांत आप सबको पता है। तो ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। विवर्तनिक सिद्धांत आपके सामने प्लेटों खिसकने से आता है। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी के फटने से आता है। निपात भूकंप आपके सामने कोई भूकंप जो गुफा है उसकी छत के ढहने से आता है। विस्फोट भूकंप आपके सामने जो परमाणु के रासायनिक विस्फोट होते हैं उसके कारण आता है। और जलाशय प्रेरित भूकंप आपके सामने बड़े बड़े जलाशयों में पानी इकट्ठा होने के कारण
आता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है, विश्व के अधिकांश भूकंप मुख्य रूप से 3 बेल्टों व पट्टियों में वितरित किया गया। अब कौन कौन सा वो मुख्य क्षेत्र है जहां पे आपके सामने जो मुख्यतः जो भूकंप आता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार की प्रमुख पट्टियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना। जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना, अब उस क्षेत्र को माप दिया गया है कि भाई इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। पुरानी घटनाओं के आधार पर, अनुभव के आधार पर इनको बांट दिया गया है। पहला क्षेत्र है परिप्रशांत क्षेत्र, है ना। प्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है, सरकम जो पैसिफिक बेल्ट होती है, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के लगभग 63% भूकंपों के क्षेत्र इसी के अंदर आते हैं आपके सामने। किसमें आते हैं आपके सामने? जो प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर है, ये क्या प्रशांत महासागरीय पट्टी में आपके सामने दिखाई पड़ती है। 63%, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रतिशत है। इतने भूकंप आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसको प्रशांत महासागरीय प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य प्लेटों से आपके सामने क्या रहती है? टकराती रहती है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह भूकंपों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अल्पाइन पर्वतमाला, भूमध्य सागर, हिमालय, भारत और चीन को कवर करता है। मतलब मध्य महासागरीय पेटी कौन सी होती है? ये भूकंप आने का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसपे अल्पाइन जो पर्वतमाला वहां पर आता है, भूमध्य सागर के आसपास, हिमालय व भारत व चीन का जो क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपके सामने मुख्यतः क्या होता है? सबसे ज्यादा भूकंप वो देखने को मिलता है आपके सामने। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मध्य अंटार्कटिका पेटी। ये कौन सी पेटी होती है? मध्य अंटार्कटिका की पेटी। अंटार्कटिका महासागर के मध्य में स्थित कटक व उसके प्लेटों के अपसारी दूर जाने के कारण आपके सामने ये भूकंप आते हैं। मतलब अंटार्कटिका जो महासागर है, इसमें जो मध्य में जो एक कटक प्लेटें पाई जाती हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। यह घटना अक्सर होती रहती है। इसके कारण क्या होता है? आपके सामने यहाँ पर मुख्यतः भूकंप आते रहते हैं। तो ये 3 प्लेटों का निर्माण किया गया। पहली प्लेट आपके सामने प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पे फटते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं पर आते हैं। और मुख्यतः यहाँ पर भूकंप क्या आते हैं? ज्वालामुखियों के फटने के कारण यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगले वाले भूकंप आते हैं मध्य महासागरीय पेटी में। मतलब भूकंप आने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं जहां पे अल्पाइन पर्वत हो गए, ये अलग अलग पर्वतशालाओं में क्या होते हैं? आपके सामने क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? 2 छोटी छोटी प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। इस वजह से जो ये बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ और इन पर्वतों में अक्सर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगले वाला भूकंपीय क्षेत्र है मध्य अंटार्कटिका क्षेत्र, कटक पट्टी। इसमें क्या है? ये प्लेटें आपके सामने अंटार्कटिका महासागर में कटक जो पट्टी है वापस में दूर दूर जाती रहती है। इस वजह से इनमें भूकंप आते रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। अब भूकंपों के क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भाई। इसका पॉइंट आपके सामने प्रत्येक विनाश, इमारतों का ढहना, संचार लाइनों का टूटना, रेल पटरियों का उखड़ना, ये सब भूस्खलन से आपके सामने देखने को मिलता है। भाई क्या होता है आपके सामने? अब भूकंप आएगा तो ये तो फिक्स होता है, इमारतें भी ढहेंगी, संचार लाइनें, रेलवे लाइनें, ये सब आपके सामने पटरी वगैरह भी उखड़ जाती है इन सब चीजों के कारण। समझ में आपके सामने आ गया। क्यों? क्योंकि भाई जो जगह थी वो हिली तो उसके ऊपर, उस स्थल के ऊपर, जैसे भाई आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज प्लेट है, प्लेट के ऊपर गिलास रख दिया, आप प्लेट को हिलाओगे तो गिलास गिरेगा। बस वही सिद्धांत इसमें लागू हो जाता है। इमारतें ढह जाती हैं, संचार लाइनें टूट जाती है, रेलवे लाइनें की पटरियां भी उखड़ जाती हैं। जल संबंधी प्रभाव, नदियों के मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है, दलदलों का निर्माण होता है, बांधों का टूटना व भूजल स्तर में बदलाव होता है। मतलब नदियों के मार्ग, पहले से नदियां इस क्षेत्र से जाती थी, भूकंप आने के कारण कुछ उनका क्षेत्र बदल गया, दलदल उसका निर्माण होता है, बांध भी टूट जाते हैं काफी बार, और भूजल के स्तर में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सुनामी। महासागरीय तल पर भूकंप आने से विशाल समुद्री लहरें उत्पन्न होती है आपके सामने। तो जो महासागरीय जो तल होता है ना, उसमें भूकंप आएगा तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी और इससे क्या होगा? बहुत बड़ा विनाश आता है आपके सामने। क्यों? ज्वार, बड़े बड़े ज्वार आते हैं आपके सामने, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इससे क्या आते हैं? सुनामी आ सकती है। जो अधिकतर सुनामी आती है वो कैसे आती है आपके सामने? इसीलिए आती है जो भूमध्य सागर में भूकंप आ गया, इस वजह से वहां का क्षेत्र, पानी पूरा हिल जाता है। अब गिलास है, गिलास में आपने पानी लिया और उसको ऐसे हिलाओगे तो पानी बाहर गिरेगा ना, उछलकर। तो वही सिद्धांत इसमें लागू होता है, और वो पानी गिलास में नहीं, महासागरों में होता है बहुत ज्यादा, और वो क्या होता है? वो पानी उछलकर बाहर नहीं गिरता। उन जो बाहर का जो क्षेत्र होता है ना,
जो तटीय इलाकों वाला वहां पर आता है, और उसके वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा विनाश दिखाई देता है। अगले वाला क्या है आपके सामने, इमारतों में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इमारतों के दहने से बिजली के तार टूटते हैं, गैस पाइपलाइन फटती हैं और उनमें आग लग जाती है। मतलब आपके सामने क्या दिखाई पड़ता है, जो अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं उसमें बिजली लाइन टूटते हैं, गैस पाइपलाइन फटने जैसी आपके सामने घटनाएं मुख्यतः दिखाई पड़ती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूसंकलनीय व मृदा द्रवीकरण। पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंकलन और जलयुक्त मिट्टी पर द्रव रूप में परिवर्तित होती है। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है और भूसंकलन होता है उसमें जलयुक्त मिट्टी होती है ना, वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में विकास का उससे क्या होता है, मुख्य कारण से विकास जो विनाश है वो दिखाई पड़ता है। विकास नहीं भाई, विनाश है वो इसी कारण मुख्य रूप से होता है। तो ये था आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है भौतिक भूगोल का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भूकंप के कारण, प्रकार व वितरण के मुख्य प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है जो फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करने वाले। तो उसका महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, समतुलन आइसोटेसी के सिद्धांत से संबंधित एरी एव प्रांट के विचारों की विवेचना कीजिए। मतलब जो समतुलन का जो सिद्धांत है उससे संबंधित एरी व प्रांट के क्या विचार थे उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। जो समतुलन का आइसोटेसी का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार का भूवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां पे आपके सामने पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया? आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना, वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाकर ज्योग्राफी सर्च करना, आपको वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपके सामने जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। फ्री में जाकर पढ़ लेना वहां से। और साथ के साथ यहाँ पर इस कोने में आपके सामने जो दिखाई दे रहा है व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आपके सामने शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो फ्लिपकार्ट व मंत्रा पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब पढ़ाते हैं आपके सामने अगले वाले जो प्रश्न है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यह सिद्धांत आपको बताता है कि पृथ्वी की क्रस्ट भूपट्टी मेंटल के बीच में एक संतुलन की स्थिति मौजूद होती है। मतलब पृथ्वी के जो आपके सामने जो परिपट्टी होती है और मेंटल होती है उसके बीच में आपके सामने क्या होता है, एक इस ऐसी स्थिति मौजूद होती है जो सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट के ऊंचे भाग जैसे पहाड़ और नीचे मैदानों को अपने नीचे स्थित मेंटल पर इस प्रकार से संतुलित करती है जैसे ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हो। मतलब इसमें क्या बताया गया आपके सामने, इस सिद्धांत में आपके सामने ये बताया गया कि जैसे जो मेंटल होती है ना, या मेंटल और क्रस्ट दोनों कठोर होती हैं आपके सामने, लेकिन इनके बीच में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, एकदम इस प्रकार की जो लिक्विड फॉर्म में चट्टानें पाई जाती हैं जिसके ऊपर क्या होता है आपके सामने जो क्रस्ट होता है और नीचे का जो भाग होता है, जो मेंटल का भाग होता है, उनके बीच में लिक्विड फॉर्म पाया जाता है जिसके ऊपर ये पूरी क्रस्ट क्या तैरती रहती है। जो हमारा भूमंडल जिसको अपन बोलते हैं वो सारा सारा उसके ऊपर तैरता रहता है। तो ये आपके सामने इसमें इस सिद्धांत में यही बताया गया, जो आपकी क्रस्ट भूपरपट्टी है और जो मेंटल है उसके बीच में जो संतुलन मौजूद होता है, संतुलन की स्थिति मौजूद होती है, उसके बारे में इसको विस्तार से बताया गया है। पृथ्वी के ऊंचे भाग जैसे पहाड़, नीचे के मैदान जो अपने नीचे अलग अलग प्रकार की मेंटल को संतुलित करते रहते हैं, जिससे ऊंचाई के जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो भी साथ के साथ तैरते रहते हैं। समतुलन के सिद्धांत के अनुसार तो प्रमुख जो वैज्ञानिक है सर जॉर्ज एरी और जॉन हेनरी प्रोंट है, उसके विचार आपके सामने, इससे संबंधित आपके सामने जो सिद्धांत दिए गए उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। पहले वाला है आपके सामने एरी का विचार। एरी ने क्या बताया, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डेस्टिनी एंड वेरिंग डेप्थ के बारे में क्या बताया गया। एरी ने 1885 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसमें समान घनत्व व परिवर्तित गहराई का सिद्धांत है। मतलब समान घनत्व पाया जाता है और समान गहराई, जितनी गहराई पे जाते चले जाओगे ना उतनी ही समान घनत्व की चीजें आपको हर जगह पाई जाएंगी। समझ में आ गया? तो समान गहराई समान घनत्व का जो सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। मूल अवधारणा की बात करें आपके सामने, एरी ने माना कि पृथ्वी की क्रस्ट का जो घनत्व है
वो हर जगह समान होता है। मतलब एरिया ने क्या माना, जो पृथ्वी के ऊपर भूपरपट्टी है उसके हर जगह अगर आप जाकर देखोगे तो हर जगह का जो आपके सामने जो घनत्व है वो हर जगह आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। समझ में आ गया? इसी को क्या कहा जाता है, समान घनत्व, समान आपके सामने डेंसिटी, समान घनत्व समान गहराई के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है संतुलन के आधार। संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च भूभाग जैसे पहाड़ों की जड़ें नीचे दुर्बल मंडल स्टेनोस्फेयर की गहराई तक फैले हुए हैं, जबकि उच्च भूभाग मैदानों में जड़ें कम गहरी होती है। मतलब इसमें क्या बताया गया, डेंसिटी को बनाए रखने के लिए जो पहाड़े होते हैं, पहाड़ों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे स्टेनोस्फेयर की गहराई तक फैली होती हैं, और मैदानों जो मैदान होते हैं उसमें आपके सामने जो जड़ें होती हैं जो पहाड़ों की वो कम गहरी होती हैं आपके सामने। अब इसमें आपके सामने क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है ना वो तो थोड़ा उसका क्या होता है, उसकी जो जड़ें मतलब वो और गहराई तक कम होता है, जबकि जो उसके नीचे फिर मैदान आएगा फिर नीचे चट्टान आ जाएगी। लेकिन जो पहाड़ होते हैं ना वो नीचे एकदम स्टेनोस्फेयर तक नीचे तक जाए रहते हैं। क्यों? पहाड़ों को क्या है, अपनी डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, भाई एक बात सोचो, इमारत को बनाए रखने के लिए ना उच्च इमारत बनेंगे उतने नीचे में उतनी उसकी नीचे की नींव मजबूत बनानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ता है ना आपके सामने। तो यही चीज इसका उदाहरण है कि पहाड़ों को की जो जड़ें वो तो स्टेनोस्फेयर तक बहुत ज्यादा नीचे तक जाती हैं, और मैदानी क्षेत्र है ना, एक छोटी सी एक मंजिला अगर इमारत बनाओगे तो थोड़ी सी नींव में काम चल जाएगा, 10 मंजिला बनाओगे तो उतनी ज्यादा काम चलेगा। तो यही है, जो मैदान होते हैं वो एक मंजिला होते हैं तो उसकी जो जड़ें कम गहराई तक फैली होती है। समझ में आ गया ना आपको? ये आपको सिद्धांत इसके माध्यम से पता चलता है। उदाहरण के लिए उनका मत था विभिन्न ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े पानी में तैरते रहते हैं, मतलब उनका घनत्व समान होता है। ऊंचा टुकड़ा पानी में अधिक गहराई तक डूबा रहता है, जिस प्रकार से आपके सामने ऊंचे पहाड़ और अपनी ऊंचाई के अनुपात के अनुसार दुर्बल मंडल की अपनी गहराई तक अपनी जड़ें डालकर संतुलन बनाते हैं। मतलब इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो स्टेनोस्फेयर है ना, स्टेनोस्फेयर जिसके ऊपर ये भूपरपट्टी टिकी हुई है, ये दुनिया, सारी दुनिया ऐसे कह रही थी कि भाई अगर ये सारा लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर, कोई भी लिक्विड है उसके ऊपर ये पूरी भूपरपट्टी कैसे टिक गई। तब इन्होंने पहली बार ये चीज बताई थी कि जैसे लकड़ी के टुकड़े पानी पे तैरते रहते ना, है ना, तो क्या होता है, जो भारी टुकड़ा होता है वो ज्यादा डूब जाता है और खुद को संतुलित कर लेता है, हल्का टुकड़ा होता है वो कम डूबता है और खुद को संतुलित कर लेता है। तो यही चीज इसमें बताया गया कि जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उनमें ज्यादा दबाव होता है, वो ज्यादा उनमें वजन होता है, ज्यादा घनत्व होता है तो वो ज्यादा गहराई तक डूबे रहते हैं। मैदानी क्षेत्र है उनमें क्या होता है, कम घनत्व होता है तो वो कम गहराई तक डूबे होते रहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब मुझे आपको पूरी उम्मीद है कि आपको इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे से चीजें समझ में आ गई। निष्कर्ष की बात करें, ऊंचाई के अंतर जड़ों की गहराई के अंतर के कारण होता है, लेकिन क्रस्ट ने घनत्व स्थिर रहता है। इन्होंने क्या बताया, भाई ऊंचाई का जो अंतर है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा वो नीचे भी जाएगा आपके सामने, है ना। इसके कारण क्या होता है, क्रस्ट का जो घनत्व है, भूपरपट्टी का जो घनत्व है वो क्या रहता है आपके सामने, हमेशा स्थिर रहता है। अगले वाले व्यक्ति हैं, अगले वाले साइंटिस्ट प्रांट के क्या विचार थे, द प्रिंसिपल ऑफ वेयरिंग डेंसिटी एंड इक्वल डेप्थ। मतलब जॉन प्रांट का क्या सिद्धांत था, 1859 में एरी के सिद्धांत से इन्होंने अलग अपने विचार रखे। एरी का सिद्धांत था आपके सामने, जितनी ज्यादा कोई चीज जितनी ज्यादा ऊंची उतनी ज्यादा उसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी। इन्होंने क्या बताया, परिवर्तित घनत्व और समान गहराई, मतलब डेंसिटी बदलेगी और गहराई समान रहेगी। उन्होंने क्या बताया, गहराई बदलेगी लेकिन डेंसिटी समान रहेगी। उनके अनुसार, एरी के अनुसार जो घनत्व है वो आपके सामने क्या रहता है, उनके अनुसार समान रहता है लेकिन गहराई बदलती रहती है। और प्रांट ने उल्टा बताया, इन्होंने बताया कि घनत्व बदलता रहेगा और समान गहराई रहेगी आपके सामने। प्रांट ने माना कि संतुलन बनाए रखने के लिए एक निश्चित गहराई लेवल ऑफ कंपेंशन होता है और नीचे दबाव प्रेशर हर जगह समान होता है। मतलब प्रांट ने क्या माना, संतुलन बनाए रखने के लिए निश्चित गहराई होती है, फिक्स गहराई तक दिखाई पड़ते हैं, और नीचे दबाव देखोगे तो आपको हर जगह समान रूप से दबाव हुआ दिखाई पड़ता है। संतुलन के आधार की बात करें, प्रांट के अनुसार ऊंचे भूभाग पहाड़ों का घनत्व कम होता है जबकि मैदानी क्षेत्र का घनत्व अधिक होता है। मतलब प्रांट ने क्या बताया, पहाड़ों का उनके अनुसार घनत्व कम था और मैदानों का उनके अनुसार घनत्व ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब इन्होंने इस अपने सिद्धांत को बताने के लिए क्या बात बताई, उन्होंने बताई, उनका मत था अलग अलग घनत्व की धातु के जो छड़े होते हैं यदि उन्हें एक ही निश्चित गहराई तक डुबाई जाए तो अलग अलग ऊंचाई तक निकलेंगे। मतलब उनका क्या मानना था, पानी है, पानी में उन्होंने बताया कि अगर धातु से बने हुए कुछ छड़े होते हैं, अगर उनको
अलग अलग घनत्व के, अगर उनको डुबाया जाएगा ना तो क्या होगा, अलग अलग समान घनत्व समान है, ये सॉरी कंफ्यूजन हो गया, घनत्व आपके सामने क्या, अलग अलग घनत्व आपके सामने जब उनको डुबाया गया तो जैसा घनत्व आपके सामने उतनी ऊंचाई उन तक दिखाई पड़ती है। पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है इसलिए उनका घनत्व भी कम होता है, मैदान नीचे होते हैं जिससे क्या होता है उनका उसके अनुसार घनत्व भी अधिक होता है। तो उनके अनुसार जितना ज्यादा घनत्व अधिक होगा उनकी निचाई, उनकी जो क्षेत्र होगा उसकी निचाई भी कम होगी। पहाड़ों जिसका घनत्व जितना ज्यादा ज्यादा होगा उसकी ऊंचाई भी आपके जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा ऊंचाई उसकी ज्यादा ज्यादा। उल्टी मान लेना, घनत्व इनके अनुसार जो घनत्व डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके सामने जो ऊंचाई के, हाइट के, ऐसे मान लो घनत्व है वो रेसिप्रोकल में है आपके सामने ऊंचाई के, इनके सिद्धांत के अनुसार। ऊंचाई में अंतर क्रस्ट में के घनत्व के अंतर के कारण होता है जबकि जड़ की गहराई एक निश्चित स्तर तक समान होती है। इन्होंने बताया कि नीचे तो उतने ही जाएंगे लेकिन घनत्व के कारण जो ऊंचाई नीचाई है वो देखने को मिलती है आपके सामने स्थल के ऊपर। अगर अपन इन सिद्धांतों का मूल्यांकन करें तो आधुनिक जो भूवैज्ञानिकों के अध्ययन से पाया जाता है कि संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए एरी व प्रांट के विचार आंशिक रूप से सही है, ना तो पूर्ण रूप से एरी के सिद्धांत सही है पूर्ण रूप से ना प्रांट का सिद्धांत सही है, दोनों के सिद्धांत थोड़े थोड़े सही पाए जाते हैं। क्रस्ट की मोटाई के अंत में एरी के विचार और चट्टानों के घनत्व के अंतर में प्रांट के विचार दोनों ही पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले संतुलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब दोनों के सिद्धांत अलग अलग जगह पर लागू होते हैं, सभी जगह पर एक सिद्धांत आपके सामने नहीं लागू होता है। यह सिद्धांत आज के भूकंप, पर्वत निर्माण, गुरुत्वाकर्षण बल के विसंगतियों को समझने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सामने। तो यह था आपके सामने समतुलन की स्थिति के सिद्धांत में एरी और प्रांट के विचारों को अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नदी के जो अपरदनात्मक एवं निष्पेक्षणात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नदी में जो अपराधनात्मक और निष्पेक्षणात्मक जो कार्य होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। इससे पहले अपन आपके सामने इस वीडियो को पढ़ें, इस क्लास को कंप्लीट देखें, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई एक बार। और सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ या फिर में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां पे फाइल वाले सेक्शन में जाना, आपको सर्च करना है ज्योग्राफी, जो छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर में, और वहां पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। नदियां होती हैं वो पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण वाहक होती हैं। अगर अपन नदियों की बात करें कि नदियां क्या चीज होती हैं, तो नदियां होती है ना जो अपनी पृथ्वी होती है उसको सतह को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर कोई सबसे ज्यादा पृथ्वी को जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी में जो अलग अलग प्रकार के ढांचे संरचनाओं का निर्माण किया है वो किसके द्वारा किया गया आपके सामने, प्राकृतिक रूप से वो नदियों के द्वारा ही सबसे ज्यादा किया गया। नदियां जब बहती हैं तो वो मुख्यतः 3 कार्य करती हैं। अपर्दन, भाई कोई नदी कोई बहाव में बहती है तो वो कटाव करती हुई चलती है, तो इससे क्या होता है, अपर्दन होता है। फिर परिवहन, ढुलाई करती हुई चलती है। जब पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की तरफ आती हैं जो वो अपर्दन करती हैं, तब अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर चलती हैं। उनको अपने साथ भाई तेज बहाव के साथ वो सभी चीजें उनके साथ चलती रहती हैं। फिर जब वो मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो निष्पेक्षण करती हैं आपके सामने, जो पत्थर, जो मिट्टी, जो आपके सामने जो बालू मिट्टी या फिर जो आपके सामने उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, या फिर जो गाद, सिल्ट आपके सामने, और जो उसको क्या बोलते हैं, जो और भी कोई विषय जो भी वस्तुएं जो उसके अंदर हैं उन सबको कैरी करते हुए अपने साथ आगे चलती हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से चीजों को। पहला पॉइंट आपके सामने कैसे ये सब चीज कर पाती है, वो नदी के अपरदनात्मक जो कार्य होते हैं, इरोजन वर्क ऑफ रिवर होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखते हैं कैसे कैसे आपके सामने जो नदी है वो कटाव करती है। और जब एक नदी कटाव करती है तो उसके 4 प्रमुख तरीके से वो कटाव करती है आपके सामने। उसका पहला तरीका होता है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया क्या होता है, बहता हुआ जल
अपने दबाव से चट्टानों को तोड़ता और अपने साथ बह ले जाता है। पहला पॉइंट आपके सामने जल गति क्रिया होती है, इसको हाइड्रोलिक एक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई एक पानी है वो अपने बहता अपने साथ और क्या करता है, दबाव से चट्टानों को तोड़ता है और अपने साथ बहाकर ले जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? तो बहता हुआ जल होता है वो दबाव से चट्टानों को तोड़ता है और उनको बहाकर आगे ले जाता है। समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक सी चीज है, शायद हर बच्चे को समझ में आ गई। अगला है अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है? नदी के भार जैसे पत्थर कंकड़ को नदी तल और किनारों से टकराकर उन्हें घर्षणा। मतलब क्या होती है, जब पत्थर है ना, जो वो चट्टाने हैं, वो क्या होती है आपके सामने, वो पत्थर व कंकड़ क्या होते हैं, नदी के तल से टकराते रहते हैं, किनारों से टकराते रहते हैं, बीच में कोई वस्तु आ गई उससे टकराते हैं, तो उससे क्या, वो धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं। अब पत्थर है भाई, मजबूत जरूर होता है, लेकिन उसको भी घिसते रहोगे घिसते रहोगे घिसते रहोगे तो क्या हो जाएगी, वो भी धीरे धीरे आपके सामने क्या जाए, उसका अपरदन होना शुरू हो जाता है, इरोजन होना शुरू हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपने संक्षारण व घुलन। नदी में घुलनशील चट्टाने जैसे चूना पत्थर का घुल जाना और बह जाना। कुछ पत्थर आपके सामने ऐसे होते हैं, कुछ पत्थर तो आपके सामने जो मजबूत से बने हुए हैं, जैसे आपके सामने है ना, चट्टानों से बने होते हैं, वो तो आसानी से नहीं टूटते। लेकिन चूना पत्थर हो गया, ये आपके सामने कुछ वो पत्थर होते हैं जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं और नदी के पानी के अंदर ही टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। समझ में आ गया? इसको संक्षारण के नाम से जाना जाता है। अगला है सन्निकर्षणन। नदी के अंदर मौजूद आपके सामने जो पत्थरों को आपस में टकराकर टूट जाना और छोटा जाना। जब नदी में आपस में पत्थर टकराते रहते हैं और टूटकर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, सन्निकर्षणन के नाम से जाना जाता है। तो तीन चीजें हो जाती हैं आपके सामने, जो पत्थर है, चट्टानें किस प्रकार से टूटती हैं। पहली तो जल गति क्रिया से, हाइड्रोलिक एक्शन से। बहता हुआ पानी जब दबाव के साथ चट्टानों को तोड़ता है उसको जल गति क्रिया के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोलिक एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अपघर्षण। नदी के बाहर से जो आपके सामने जो पत्थर होते हैं उसके किनारे वो क्या हो जाते हैं, टूटना और टूट जाते हैं और फिर घिसना शुरू कर देते हैं। संक्षारण व घुलन करना। संक्षारण व घुलन क्या होता है आपके सामने, जो जल में जो घुलनशील चट्टाने होती हैं, चूना पत्थर हो गए, वो आपके सामने क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और उसमें बह जाती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सन्निकर्षणन। नदी के अंदर जो आपके सामने जो जितने भी पत्थर होते हैं वो आपस में टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बस उसी को सन्निकर्षणन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नदी के जो अपरदन से निर्मित जो जिस प्रकार की आकृतियां होती हैं, किस किस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। जब नदी कटाव करती है तो कौन सी आकृतियां देखने को मिलती है, उन सभी आकृतियों के बारे में जानेंगे अपन। पहले होता है वी आकार की घाटी। नदी द्वारा गहराई में कटाव करने से जो आपके सामने आकृतियां बनती है उसको कौन सी आकृतियां बोला जाता है भाई, वी आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वी आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज व कैनियन घाटियां, वी आकार की अत्यधिक, मतलब ये वी आकार की घाटियों के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, बता देता हूं मैं। देखो इस प्रकार की घाटियां होती हैं, ये तो आप भी समझ गए होंगे, तो टेढ़ी बन गई, ये सही से बना देता हूं एक बार, ऐसे है ना। अब क्या हो गई, नदी है वो आपके सामने क्या बहुत तेजी से बहती आ रही है, तो क्या करेगी, कटाव करती चली जाएगी। ऊपर का क्षेत्र है, वो ऊपर का क्षेत्र होता है ना, कोई भी जमीन का ऊपर का क्षेत्र होता है, भूमि का, वो सबसे क्या होता है, आसानी से कटाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी रहती है, तो वहां पर क्या सबसे ज्यादा कटाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाती है, कटाव कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या के कठोर और मजबूत मिट्टी या फिर चट्टाने व पत्थर देखने को मिलते हैं, इसीलिए कटाव कम होता है। और ऊपर के क्षेत्र में क्या होता है, जो कच्ची मिट्टी होती है आपके सामने या फिर जो ऊपरी मिट्टी पड़ी रहती है, तो आसानी से निकल जाती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो इस प्रकार की घाटियों क्या बोला जाता है, वी आकार की घाटियों के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला है जॉर्ज और कैनियन। वी आकार की अत्यधिक गहरी व संकरी घाटियां जिसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, मतलब ये जॉर्ज घाटियों के नाम से जाना जाता है, जो बहुत गहरी गहरी घाटियां होती है अंदर की तरफ आपके सामने, है ना। जो जॉर्ज घाटियां होती है वो कैसे होती है, वी आकार की होती है, लेकिन ऐसे आकार की एकदम मतलब गहरी खाइयां। समझ में आ गई है? जो आपके सामने मुख्यतः हिमालय की घाटियां देखी होगी या फिर जो नर्मदा की घाटियां ना, वो जॉर्ज घाटियां आपके सामने मुख्यतः है। ताप्ती नदी व नर्मदा नदी के द्वारा जो जॉर्ज घाटियों का निर्माण किया जाता है वो काफी गहरी घाटियां हैं। अगला पॉइंट आपके सामने जल प्रताप। जो कठोर और जो कोमल चट्टानों को लंबवत कटाव के कारण बनती है, ये कैसे निर्मित होता है आपके सामने। जो
नदी ऐसे वाला कुछ भाग होता है, उसमें क्या होता है आपके सामने इस जगह को काट के धीरे धीरे कटाव होता रहता है नदियों से, और फिर सीधा का सीधा पानी है वो नीचे की तरफ आता रहता है। समझ में आ गया जल प्रताप के बारे में या फिर झरनों के बारे में? जल प्रताप झरनों को वाटरफॉल्स को ही बोला जाता है, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कैसे होते हैं ये, है ना। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है? कठोर और जो कोमल चट्टाने होती हैं उसके लंबवत कटाव की वजह से इनका जो देखने को मिलता है, इनका आकार देखने को मिलता है। जल गर्तिकाएं, नदी तल में गोल खड्डे जो भंवर के कारण पत्थरों के घूमने से बनते हैं। मतलब नदी तल में जो गोल गोल आपके सामने गड्ढे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं मैं बता देता हूं आपको। एक जैसे पत्थर आ गया, पत्थर आया, नदी ने उससे टकराई और फिर आगे की तरफ वो क्या हुई, उसके तरफ पानी गया, ऐसे गया। तो अब इससे टकराकर तो नदी ने क्या किया आपके सामने, एक तो यहाँ पर खड्डा हो जाएगा और फिर टकराकर ऐसे पानी जाएगा तो यहाँ पर गहरा गहरा खड्डा होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या होगा, एक समय के बाद में ये पत्थर निकल जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर खड्डा बन गया, अब पानी आएगा तो इसमें डलेगा और फिर घूमकर फिर बाहर निकलता है ऐसे। तो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, इसके अंदर गहरी खाइयां बन जाती हैं। और आपके सामने जो गोताखोर हो गए, वो तैराक हो गया, आपने सुना कि वो गहरे खड्डे में फंस गया था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी प्रकार के जो गहरे खड्डे हो जाते हैं ना, उसमें जब नदियों में कोई आदमी स्विमिंग करता है और तो वो ऐसे गहरे खड्डे में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, पानी वो आपको गोल 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 घुमाता रहता है, आपका शरीर काम नहीं कर पाता है और फिर आप क्या हो जाती है, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो। समझ में आ गया? तो खड्डे है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं नदी के अंदर। अगर समतल हो तब तो कोई भी आसानी इंसान तैर के निकल सकता है या फिर गोताखोर है उनके लिए आसान होता है, लेकिन गहरे खड्डे होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। जल गर्तिकाएं, नदी तल में गोल खड्डे जो भंवर के कारण पत्थरों के घूमने से बनते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया जल गर्तिकाएं कैसे निर्माण होते हैं, है ना, इसी के बारे में बताया था ना, गोल खड्डे बनते हैं। बी वाला पॉइंट आपके सामने नदी का निष्पेक्षण कार्य है, डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर। नदी कैसे आपके सामने, नदी की गति नदी की गति धीमी होने के कारण जब ढाल कम हो जाता है तो अपने साथ लाए गए पदार्थों को जमा करना और निष्पेक्षण करना शुरू कर देती है। अब नदी को अपने क्या किया, घाटी से बाहर निकाल दिया, पहाड़ों से बाहर निकाल दिया। अब वो मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। अब मैदानी क्षेत्र तो आपके सामने भाई, पहाड़ों में तो ऐसी ढलान थी, है ना, ऐसे वाला देखो, ऐसे वाला देखो, है ना, ढलान थी तो सीधी स्पीड से जा रही थी नदी। अब क्या, ऐसा क्षेत्र आ गया, कैसे, एक बार ऐसे दिखा देता हूं, इसमें समझ में आएगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ऐसे वाला क्षेत्र आपके सामने, है ना, तो नदियां एकदम समतल क्षेत्र है। हाँ, अब शायद स्पष्ट है ना। तो अब जो एकदम समतल क्षेत्र है तो अब कोई भी चीज आराम से जाएगी आपके सामने, है ना। तो नदियां क्या होगी, वो पानी है वो अपने साथ जो क्या होता है, सभी की सभी चीजों को छोड़ना शुरू कर देता है। जो कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आए वो वहीं पर छोड़ना शुरू कर देता है। और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ अवस्था व जीर्ण अवस्था के नाम से जाना जाता है। जो घाटियों में उसकी युवा अवस्था होती है नदी की, प्रौढ़ अवस्था, मेच्योर व जीर्ण अवस्था मतलब उसके बुढ़ापे वाली उम्र आ जाती है नदी की। समझ में आ गया आपको? नदियों की भी आपके सामने जवानी आती है, नदियों की भी आपके सामने क्या बोलते हैं वो मेच्योरिटी आती है, अडल्ट आता है, और उसके बाद में जीर्ण अवस्था, बुढ़ापा उनका भी आता है। हर वस्तु का आता है जीवन में। निष्पेक्षण से निर्मित आकृतियां कैसी होती है, जलोढ़, पंख व शंकु। जब नदी पहाड़ से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है तो भार को पंखे के आकार में जमा करती है। मतलब आपके सामने किस प्रकार से जमा करती है, आपके सामने मतलब पहाड़ से मैदानी उतर में उतरती है ना, तो जितना भी उसके पास जो मटेरियल था जो ज्यादा भारी था उसको तुरंत वहीं पर आपके सामने क्या कर देती है, वहीं पर आपके सामने जमा करना शुरू कर देती है। और इसी जमावट की वजह से किसका निर्माण होता है, जलोढ़ जो मैदान होते हैं उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, गोखुर जिले। गोखुर जिले कौन सी होती हैं, नदी के अत्यधिक घुमावदार मार्ग के कारण आपके सामने क्या हो जाते हैं, उसके सिरे कट जाते हैं। देखो मैं बताऊं क्या होता है आपके सामने, नदी का ये मार्ग था ऐसे वाला, समझ में आ गया आपके सामने। अब धीरे धीरे नदी ने क्या किया आपके सामने, ऐसे उसने चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक समय आएगा जब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है, ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ये वाला सही है, थोड़ी छोटी नदी है भाई, है ना। नदी यहां से आई ऐसे लेती थी, अब क्या, नदी के मन में मजा नहीं आ रहा, फिर वो क्या करेगी आपके सामने ऐसे ऐसे बहती हुई धीरे धीरे ऐसे बहना शुरू कर देगी। समझ में आ गया? तो अब ये जो क्षेत्र था यहाँ पर क्या पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो अब नदी का बहाव क्षेत्र कैसा बन गया आपके सामने, ऐसे वाला। ये तो आपके सामने गोखुर झील बन गई। अब नदी सीधी बहना शुरू हो गई, समझना। तो नदी के किनारे जो झीलें पाई जाती हैं जो उसके घुमावदार मोड़ के कारण बनती हैं, उसको किसने के नाम से जाना जाता है, गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई वो सांड होता है ना, बैल या बड़द जिसको बोलते हैं, उसका खुर होता है ना, गाय का खुर होता है, उसका कैसा चिन्ह होता है, ऐसा ही तो होता है वो, इस प्रकार का ऐसा,
ऐसा दिखेगा आपको, इस प्रकार का होता है ना। तो इसी प्रकार की झील होती है, इसीलिए उसी आकृति के कारण इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है प्राकृतिक तटबंध। बाढ़ के किनारे, नदी के किनारे पे छोटे अवसादों से जमा होने से बड़े किनारे बन जाते हैं। अब क्या होती है, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से भी होता है आपके सामने, और वैसे भी हो जाता है, जो लोग भी निर्माण करते हैं कृत्रिम रूप से। देखो क्या हो गया, नदी का ये क्षेत्र था, है ना, नदी यहां से बहती थी। अब क्या, जब बाढ़ आई तब क्या, नदी बहुत तेजी से बहती है, तो क्या हो जाती है, बहुत गहरी घाटियों का निर्माण कर देती है। घाटियां नहीं मतलब बहुत गहरी जमीन का निर्माण कर देती है, या फिर अपने आसपास उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी जमा कर देती है किनारों पे, या पत्थरों को जमा कर देती है। इसलिए क्या होता है, नदी का जो दोनों किनारे होते हैं ना, इस पे बहुत बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण हो जाता है मिट्टी के कारण। वहां पर किसका निर्माण देखने को मिलता है, प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करता है। तटबंध, तटबंध मतलब जो तट है ना, दोनों किनारे हैं, उसमें क्या हो गया, उसको वो बंद हो गए हैं। अब नदियां उसके बीच से गुजरेगी, बाहर से नहीं जा सकती है। समझ में आ गया आपको। इस बार, इस अगली बार से जब मैं इस प्रकार की जो क्लासेस लाऊंगा ना, इसमें मैं क्या करूंगा, एक एक पिक्चर भी जोड़ दूंगा, तो आसानी रहेगी आपके लिए समझने के लिए। अब की बार तो मैंने नहीं जोड़ी, अगली बार से ये करूंगा मैं कोशिश, ज्योग्राफी जब से भी पढ़ूंगा तब से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, बाढ़ के मैदान। बाढ़ के समय नदी के किनारों पर महीन अवसादों के जमा होने से क्या, समतल और उपजाऊ मैदान निर्माण होता है। मतलब बाढ़ जब के समय जब नदी अपने किनारों से महीन अवसादों को जमा करती है, तो क्या होता है, जो उपजाऊ मैदान है उसका धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो बाढ़ के किनारे क्या, महीन अवसादों के जमा होने से जो समतल और उपजाऊ भूमि है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अगले वाला पॉइंट है डेल्टा। नदी जब समुद्र या झील में मिलती है, तो उसकी अत्यधिक धीमी गति होने से उसका भार त्रिभुजाकार आकृति में जमा करती है। मतलब नदी जब समुद्र या झील में मिलती है ना, मतलब आखिरकार में, तो उसकी गति धीरे हो जाती है, और उसका आकार कैसे हो जाता है आपके सामने, त्रिभुजाकार आकार हो जाता है भाई। इस प्रकार की उसकी आकृति देखने को मिलती है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको क्या देखने को मिलता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा है वो इसके प्रमुख उदाहरण है। समझ में आ गया। तो डेल्टाओं का निर्माण होता है, क्यों होता है आपके सामने, उसमें ना जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन, एक साइंस भी चलती है, कभी समझाएंगे, अभी तो छोटा वीडियो बना रहे हैं, बड़ा वीडियो में आपको सब कुछ चीजें एकदम साइंस भी लगती है इस चीज के पीछे। विसर्प, मिनिएंडर्स, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था के तल का बल खाकर चलना व धीरे मार्ग। मतलब क्या होता है आपके सामने, प्रौढ़ व जीर्ण अवस्था होती है तो क्या, नदियां बहुत धीरे धीरे चलती है और टेढ़े मेढ़े रास्तों का निर्माण करना शुरू कर देती है, सीधे रास्तों पर नहीं जाती है। क्यों, पानी का बहाव इतना तेज रहता नहीं है, तो नदी को जहां पर रास्ता मिलता है, जहां पर कच्ची मिट्टी मिलती है ना, जैसे अब क्या हुआ, नदी ऐसे जा रही थी आपके सामने, है ना, नदी ऐसे एकदम सीधी जा रही थी। अब यहाँ पर क्या, पत्थर व चट्टानियां, मजबूत मिट्टी आ गई, तो अब क्या होगा, नदी ऐसे जाएगी। अगर बाढ़ का वक्त होता है, तेज धार से आती, तो सीधी निकल जाती, इस पत्थर को अपने साथ बहा ले जाती, या फिर मिट्टी को भी बहा कर ले जाती। ये फर्क हो जाता है आपके सामने। ये अपरदनात्मक और निष्पेक्षणात्मक दोनों कार्य नदी के रिवर बेसन के पूरे भूआकृति के विज्ञान को निर्धारित करते हैं। तो ये जो अपरदनात्मक और निष्पेक्षणात्मक कार्य होता है, ये नदी का जो बेसिन होता है उसकी जितनी भूआकृतियां बनती हैं उसको एकदम स्पष्ट रूप से बताने का कार्य करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, नदी के अपरदनात्मक व निष्पेक्षणात्मक कार्यों के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।